गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पॉलिटिकल ज्योग्राफी के सिलेबस को डिस्कस किया था कि क्या इसका सिलेबस है, और आई होप आप लोगों ने भी उस सिलेबस को डिटेल में उसकी स्टडी की होंगी और उसको समझने की कोशिश की होंगी। आज मैं आप लोगों के बीच इस सिलेबस का या पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जो पहला टॉपिक है, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर एंड रिसेंट ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर एंड रिसेंट ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। किसी भी सब्जेक्ट को डिफाइन करना, उसकी प्रकृति को समझना, उसके स्कोप को जानना बहुत ही इजी नहीं है जब तक कि हम उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह पढ़ नहीं लें। लेकिन फिर भी किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं, हम उसके स्कोप को जानने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ा जाएगा, किस तरह का वो सब्जेक्ट होगा। तो मैंने भी कुछ स्टडी करके इनको समझने की कोशिश की है और आज मैं आप लोगों के बीच में पॉलिटिकल ज्योग्राफी को डिफ़ाइन करूँगा, उसके स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में उसके में रिसेंट ट्रेंड्स क्या हैं इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी की डेफिनेशन को जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी को डिफ़ाइन करने की कोशिश करें, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करें, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल एक्शंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन्वॉल्विंग द स्पेशल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना। हालांकि इसको समझ काफ़ी टफ लग रहा है, लेकिन फिर भी वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से। पॉलिटिकल ज्योग्राफी और या राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक एक्शंस, पॉलिटिकल एक्शंस का ह्यूमन ज्योग्राफी पे जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करता है। कोई भी पॉलिटिकल एक्शंस या राजनीतिक उठाए गए राजनीतिक कदम, उनका मानव भूगोल पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह वो मानव भूगोल को प्रभावित करता है, उसके इफ़ेक्ट्स को हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जानने की कोशिश करते हैं। एंड इट इन्वॉल्व्स द स्पेशल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना। जो भी राजनीतिक तथ्य हैं, राजनीतिक फिनोमिना है, पॉलिटिकल फिनोमिना है, उनका क्षेत्रीय अध्ययन, क्योंकि दैट इज़ पॉलिटिकल फिनोमिना आर नॉट यूनिफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे वेरी विद स्पेस। सो in political geography we study the spatial analysis of these political phenomena. For example, इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है और अमेरिका में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, या ग्रेट ब्रिटेन में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, या चाइना में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, या जो पॉलिटिकल फिनोमेना यहाँ के हैं, दे आर नॉट यूनिफॉर्म, दे वेरीज। किस तरह वो स्टेट कि क्या क्या दायित्व हैं, कैसे रूल किया जाता है, कैसे देश को चलाया जाता है, वो सब सिस्टम डिफरेंट है। तो उनका जो वेरिएशंस हैं, वो जो वेरिएशंस देखने को मिलता है, उसका अध्ययन हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में करते हैं। अगर हम इसको हिस्टोरिकली देखने की कोशिश करें कि क्या इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी की मीनिंग है, तो हम देखते हैं कि Traditionally, it was concerned with the study of the states, their groupings and global relations, that is geopolitics, and their morphological characteristics, that is their frontiers and boundaries. इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडिशनली जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी थी, ट्रेडिशनली पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जो उद्देश्य था वो था स्टेट्स के बारे में जानना, स्टेट्स का अध्ययन करना, स्टेट्स के जो कंपोनेंट हैं, जैसे उसका एरिया, उसकी पॉपुलेशन, उसके पॉलिटिकल अलायंसेस, ये सारे
इनका अध्ययन करना, टोटलिटी में स्टेट का अध्ययन करना, और हाउ द स्टेट हैज़ मेड ग्रुपिंग्स टू एक्सरसाइज इट्स बार्गेनिंग पावर। कैसे वो एक अपने आप को रीजनल ग्रुपिंग में या ग्लोबल ग्रुपिंग में अपने आप को जोड़ता है, ताकि वो एक पावर एक्सरसाइज कर सके, एक अपनी जो ग्लोबल लेवल पे जो अपना स्टैंड है उसको रख सके। फॉर एग्जांपल आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सार्क, ये सब रीजनल ग्रुपिंग्स हैं। और इन ग्रुप्स के फॉर्मेशन के पीछे हर देश का ये उद्देश्य है कि वो जो उनके इंटरेस्ट है उनको किस तरह ग्लोबल लेवल पे रख पाए और किस तरह उन पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे अपनी बात को कह पाएँ। तो ये सारे इन ग्रुपिंग्स का अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध उनके कैसे हैं, ग्लोबल रिलेशंस कैसे हैं, उनका अध्ययन, साथ ही स्टेट की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी जो बनावट संबंधी विशेषताएं हैं, उसकी फ्रंटियर्स है, उनकी बाउंड्रीज़ हैं, वो किस तरह की हैं, कि वो फ्रंटियर और बाउंड्रीज एक जैसी हैं या वो उनमें ट्रांजिशनल फेज वो हैं, किस तरह की चीज़ फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज हैं, इन सब का अध्ययन करना। तो ट्रेडिशनली जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी था उसमें हम जो अध्ययन करते थे या तो स्टेट या उनकी रीजनल ग्रुपिंग्स या उनके ग्लोबल रिलेशंस, और साथ में जो स्टेट्स की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम जानने की कोशिश करते थे। बट लेटर ऑन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट हैज़ बीन शोन इन स्मॉलर पॉलिटिकल डिविजन्स, दैट इज दोज विद इन स्टेट्स, इन्वॉल्विंग एन एप्रिसिएशन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। धीरे धीरे क्या हुआ, या कहें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो अभी तक बहिर्मुखी थी वो अंतर्मुखी भी हो गई। मतलब स्टेट अपने आप को किस तरह चलाता है, स्टेट के अंदर भी सब डिवीज़न होते हैं, किसी देश के कई सब डिवीज़न होते हैं, पॉलिटिकल सब डिवीज़न होते हैं, कल्चरल सब डिवीजन्स होते हैं। तो किस तरह वो उनको एक करके उनको किस तरह गवर्न करता है और किस तरह नेशनल इंटरेस्ट, लोकल इंटरेस्ट उनको सर्व करता है। फॉर एग्जांपल इंडिया को जो पॉलिटिकली गवर्न करने के तरीके हैं वो एक फेडरल सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, नेशनल इंटरेस्ट के सारे जो बिंदु हैं वो सेंटर के पास हैं, वो लॉ बनाती है और वो उसको इम्प्लीमेंट करती है। जो इस लोकल लेवल के, स्थानीय लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट के पास है और उसमें उनको फुल ऑटोनॉमी है ना। तो वो फुल ऑटोनॉमी किस तरह वो सर्व करती है, और जब स्टेट विद इन स्टेट्स कोई डिस्प्यूट्स आते हैं तो वो किस तरह रिजोल्व होते हैं, और स्टेट और सेंटर के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं किसी बात को लेके तो उसको किस तरह रिजोल्व किया जाता है। क्योंकि जब रिसोर्सेज की जब शेयरिंग होती है या रिसोर्सेज पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाहर भी एक्सटेंड करते हैं तो ऑब्वियस है उनमें आपस में डिस्प्यूट होना कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल नर्मदा रिवर है, इट फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश, गुजरात, है ना। सो सिमिलरली वी हैव कावेरी रिवर विच फ्लोज फ्रॉम तमिलनाडु एंड कर्नाटका। सो there are issues of sharing the water resources within the states. So for resolving those, the government has formed river water tribunals, Kaveri water tribunal, Narmada water tribunal. So ये किस तरह सॉल्व करते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है, ये सारा भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत शामिल होने लग गया। तो कुल मिला के पॉलिटिकल ज्योग्राफी को अब मैं समराइज़ करता हूँ, इसको क्या है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज़ द स्पेशल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना। जो भी पॉलिटिकल फिनोमेना है उनका क्षेत्रीय अध्ययन पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। और ट्रेडिशनली हम स्टेट्स के बारे में जानते थे, उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते थे, उनकी जो ग्रुपिंग्स हैं, रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, उनको समझने की कोशिश करते थे, उनका अध्ययन करते थे, और उनके ग्लोबल रिलेशंस या जियोपॉलिटिक्स किस तरह की है वो सब समझने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर हम विद इन द स्टेट
किस तरह पॉलिटिकली गवर्न किया जाता है लोगों को, और जो विद इन द स्टेट्स जो डिवीजन्स हैं, पॉलिटिकल डिवीजन्स हैं, उनको किस तरह गवर्न किया जाता है, किस तरह उसको चलाया जाता है, देश को किस तरह चलाया जाता है, जिसमें हम फेडरल सिस्टम है, इलेक्शंस, इलेक्टोरल सिस्टम है, उन सब का अध्ययन भी हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो स्लाइड है वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के स्कोप के बारे में बताती है कि क्या स्कोप है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, किन किन चीज़ों का पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत किन किन चीज़ों को हम जानते हैं, क्या स्कोप है, कौन कौन चीज़ें उसके अंतर्गत आती है। इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है, मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज़ करके। सबसे ऊपर जो एक आयताकार जो चीज़ बनी हुई है और दिखी गई है उसको कहा गया है द स्टेट। सो हम स्टेट को जानने की कोशिश करते हैं, स्टेट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नीचे एक सर्कुलर वो बना हुआ है, उसको इन्होंने लिखा हुआ है द नेशन, है ना। तो एक स्टेट का अध्ययन हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं, एक देश नेशन का अध्ययन हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। जनरली जो मेजर पार्ट जो होता है किसी भी एरिया का, किसी भी स्टेट का, वो उसमें नेशन और स्टेट कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे को समाहित करते हैं। मतलब स्टेट और नेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, बिकॉज जो स्टेट है और जो नेशनल इंटरेस्ट है वो एक जैसा रहता है। लेकिन इसमें दिखा रखा है कि कुछ जैसे स्टेट बाहर निकल रही है चारों कोनों पे और चारों साइड में नेशन बाहर निकल रहा है। इट मीन्स कुछ एरिया जैसे हैं जो स्टेट तो है बट नेशन नहीं है, बिकॉज वहाँ के लोगों का जो इंटरेस्ट है वो नेशनल इंटरेस्ट है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। तो उनको किस तरह गवर्न किया जाए। इसी तरह कुछ एरिया जैसे हैं जो कुछ जो नेशनली थोड़ा डिफरेंट है। तो कुल मिला के हम इसमें द स्टेट का अध्ययन करते हैं, नेशन के बारे में जानते हैं और दोनों में क्या एक रूपता है या कुछ जो एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस हैं उनको किस तरह उसमें उनका समायोजन किस तरह किया जाता है, कैसे उनके साथ एडजस्टमेंट बिठाया जाता है, ये सारा का सारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। स्टेट या नेशन दोनों के जो नेक्स्ट पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जो स्कोप है वो ये है कि नेशन, किसी भी नेशन और किसी भी स्टेट का जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ पावर है वो क्या क्या है, उनको हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जानते हैं। तो इन्होंने दिखाया है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ पावर ऑफ द स्टेट और ए नेशन आर इट्स एरिया एंड लोकेशन। कितना बड़ा एरिया है, कितना, और इसका लोकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल साइज, एरिया मीन्स साइज, कितने स्क्वायर किलोमीटर है, कितना एरिया है। और दूसरा लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पावर। इफ़ सपोज ए कंट्री इज़ लैंडलॉक्ड विच हैज़ वेरी लिमिटेड एक्सेस टू सी रूट्स, इसकी पावर काफ़ी कर्टेल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नेपाल इज़ ए कंट्री विच इज़ लैंडलॉक्ड। ये अगर किसी इसके जो सी पे एक्सेस इसको करना है तो इसके पास नहीं है, एरिया नहीं है, इसका लोकेशन उसको अलाउ नहीं करता। बट इसके विपरीत कई ऐसे वो हैं जिनका लोकेशन है, उसमें काफ़ी कोस्टल लोकेशन है या फिर वो मेजर ट्रेड रूट्स के बीच में स्थित है। सो ये किसी भी स्टेट के पावर को डिटरमाइन करता है। एरिया एंड लोकेशन आर इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ पावर ऑफ द स्टेट और ए नेशन। दूसरा इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है पॉपुलेशन साइज, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, composition of the population, that is very important. And thirdly, another important determinants of power of any state or nation is resources available with that nation, both natural resources as well as human resources. जो भी देश जिसके पास एनर्जी रिसोर्सेज हैं, पावर रिसोर्सेज हैं या मिनरल रिसोर्सेज हैं या फिर किसी भी तरह के रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो एक
पावरफुल नेशन के रूप में साबित होता है, जिसके पास जो रिसोर्स डेफिशिएंट कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, वो थोड़ा पावर में कम होता है। इसी के साथ डेवलपमेंट है ना। सो ये एरिया, लोकेशन, पॉपुलेशन, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पावर। सो हम आगे बढ़ रहे हैं। द स्टेट, नेशन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पावर ऑफ द स्टेट और नेशन, दैट इज एरिया, लोकेशन, पॉपुलेशन, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और इसके साथ जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है पॉलिसी। पॉलिसी, किस तरह की पॉलिसी कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र अडॉप्ट करता है, वो सारी पॉलिसी भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी के स्कोप में, परव्यू में आती है। और इस पॉलिसी को हम 3 प्रमुख हिस्सों में बांट सकते हैं। किस तरह की पॉलिसी? एक तो नेशनल प्रिजर्वेशन एंड वेलफेयर, मतलब राष्ट्र के वेलफेयर के से रिलेटेड जो पॉलिसी है, वहाँ के लोगों, ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द स्टेट, पॉलिसीज परस्यूड फॉर द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, ये सारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में अंतर्गत आती है। और दूसरा अलायंसेस, इंटरनेशनल एसोसिएशंस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और पॉलिटिकल जो किस तरह वो नेशन अपनी पॉलिसी के साथ, इस तरह की जो ये पॉलिसी है, दैट इज़ द फॉरेन पॉलिसी, किस तरह वो अलायंसेस बनाता है, रीजनल ग्रुपिंग्स फॉर्म करता है और इंटरनेशनल एसोसिएशंस का मेंबर बनता है, और किस तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करता है, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पावर। एंड इसी के साथ ही कुछ देश जिनकी कॉलोनीज़ हैं, उपनिवेश हैं, हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज देयर आर हार्डली एनी कॉलोनीज अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज और ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे आर इंडिपेंडेंट। सो पहले जब ब्रिटेन की कॉलोनीज़ थी, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे इंडिया की कॉलोनीज़ थी, तो इन या अफ्रीकन कंट्रीज़ या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, दे वर द कॉलोनीज़ ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़। तो किस तरह अपनी कॉलोनीज़ विद रेस्पेक्ट टू देयर कॉलोनीज़ दे फॉलो देयर पॉलिसीज़, ये भी उसके पावर को डिटरमाइन करता है। तो ये अलायंसेस एंड पॉलिसीज़ टुवर्ड्स कॉलोनी, दे टुगेदर are the important determinants of the power. So the determinants of power now includes 2 additional points besides the 4 basic points, that is area and location, population, resources, development, and their international alliances, associations, and their policies towards their colonies. So they together decide the power of the state. अब हम now I want to finish my lecture here only, because in the next lecture I will discuss about the history of the development of political geography. So thank you friends. We will join you in the next class.